नेक्स्ट क्वेश्चन है, डू यू थिंक भोली कुड हैव कॉन्फिडेंटली रिफ्यूज्ड टू मैरी बिशंबर इफ शी वर नॉट एजुकेटेड, गिव रीजन। क्या आपको ऐसा लगता है कि जो भोली है वो कॉन्फिडेंटली रिफ्यूज़ कर सकती थी जो मैरिज का प्रपोजल था, अगर वो एजुकेटेड नहीं होती तो? इसका रीज़न बताओ। बिल्कुल भी नहीं होती। पहले से ही वो स्टैमरिंग करती थी, मतलब बहुत ही इनसिक्योर्ड वो रहती थी, तो कैसे वो बोल सकती थी? बोल ही नहीं पाती उसके अंदर, क्योंकि कॉन्फिडेंस कैसे आया? सिर्फ जस्ट बिकॉज ऑफ एजुकेशन शी गॉट द कॉन्फिडेंस। ठीक है, तो इसका आंसर अब रीड करते हैं। नो, इफ भोली वुड हैव बीन अनएजुकेटेड शी वुड हैव नेवर बीन एबल टू रिफ्यूज टू मैरी विशंबर। हर एजुकेशन वॉज द ओनली रीजन बिहाइंड हर कॉन्फिडेंस एंड स्ट्रेंथ दैट मेड हर रिसोल्यूट टू टेक अ स्टैंड फॉर हर सेल्फ। सिर्फ उसकी एजुकेशन की वजह से उसके अंदर वो कॉन्फिडेंस आ पाया, वो स्ट्रेंथ आ पाई कि वो अपने आप के लिए खड़ी हो सकती है। ठीक है, वॉट हैपन टू भोली व्हेन शी वॉज 2 years ओल्ड। जब वो 2 साल की थी तो भोली के साथ क्या हुआ? जब भोली 2 साल की थी तो उसके एक स्मॉल पॉक्स का अटैक उसके ऊपर आ गया। जो डिजीज़ थी उसकी पूरी बॉडी पर अफेक्ट हो गया, सिर्फ उसकी आइज़ पर अफेक्ट नहीं पड़ा था, नहीं तो पूरी बॉडी पर उसका स्मॉल पॉक्स का अटैक हो गया। देयर वर बिग ब्लैक पॉक मार्क्स लेफ्ट ऑल ओवर हर बॉडी ड्यू टू द डिजीज़। उस डिजीज़ के कारण उसके पूरी बॉडी पर पॉक मार्क्स, बड़े बड़े पॉक मार्क्स हो गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाउ वुड यू हैव रिएक्टेड इफ़ यू वर वन ऑफ द गेस्ट विटनेसिंग भोलीज वेडिंग व्हेन शी रिफ्यूज टू मैरी बिशंबरनाथ। अगर आप कोई भी बिशंबरनाथ और भोली की मैरिज में अगर आप गए हो, मेहमान बन के आप वहाँ पर गए हो, तो आप कैसा रिएक्ट करोगे? अगर मैं वहाँ पर एक गेस्ट की तरह होती, विटनेसिंग भोलीज वेडिंग, आई वुड हैव फेल्ट प्राउड ऑफ हर। मतलब मुझे बहुत गर्व होता कि जो भी उसने डिसीज़न लिया है अपनी लाइफ में वो कमेंडेबल है, बहुत ही अच्छा डिसीज़न है। इट वुड हैव इंस्पायर्ड मी टू बिकेम स्ट्रॉन्ग एंड इंडिपेंडेंट। उसने मुझे इंस्पायर किया है कि किस तरीके से हम स्ट्रॉन्ग एंड इंडिपेंडेंट बन सकते हैं। नेक्स्ट है, डू यू थिंक भोलीज फादर वुड हैव एग्रीड टू द मैच इफ हर मदर हैडंट इंसिस्टेड अपॉन इट, वाई और वाई नॉट? क्या आप ये सोचते हैं कि जो भोली के फादर है वो भी एग्री कर जाते, जो उसका मैच उसकी मम्मी ने उसे इंसिस्ट किया था उसके फादर को, तो क्यों और क्यों नहीं? भो नहीं, आंसर रीड करते हैं। नो, भोली के फादर एग्री नहीं करते इस मैच से अगर उसकी मदर इंसिस्ट नहीं करती तो। क्योंकि जब प्रपोजल मिला रामलाल का तो उन्होंने सोचा कि भोली वुड रिजेक्टेड, भोली उसे मना कर देगी। एज द प्रोस्पेक्ट वॉज अ 50 year old मैन, मतलब वो 50 साल का एक बूढ़ा आदमी है। और हाउएवर इट वॉज व्हेन हिज वाइफ इंसिस्टेड दैट नो बडी एल्स वुड मैरी भोली देन रामलाल एग्रीड फॉर द मैच। लेकिन जब उसकी जो मदर थी उसने इंसिस्ट किया कि भाई कोई भी, दैट देयर इज़ नो वन टू मैरी भोली, तो इसलिए रामलाल ने उसे एग्री कर दिया टू एक्सेप्ट द मैरिज प्रपोजल। नेक्स्ट देखते हैं, भोलीज पेरेंट्स एक्सेप्टेड द मैच फॉर हर दो Bishambarnath was nearly the same age as her father. Bholi also accepted her parents' decision without voicing her opinion. अब ये तो एक भोली के जो पेरेंट्स है उसने मतलब बिशंबर नाथ को एक्सेप्ट कर लिया, लेकिन भोली ने अपनी आवाज़ क्यों नहीं उठाई? ऑब्वियस सी बात है भाई, वो एक 50 ईयर का इंसान था, तो कैसे? अब हमें बताना है, व्हाट डज दिस टेल यू अबाउट द सोशल कंडीशंस प्रिवेलिंग इन आवर सोसाइटी। ये चीज़ हमें कैसे पता चल रही है कि भोली ना खुश होते हुए भी बोल क्यों नहीं रही थी? हमारी इंडियन सोसाइटी में कैसी ये कंडीशंस हो पा रही है कि कोई इंसान अपने आप के बारे में, अपनी फ्रीडम के बारे में क्यों नहीं बोल पा रहा है? The acceptance of such an unsuitable proposal for Bholi by her parents tells us that girls like Bholi who are dull and not good looking are treated as a burden even by their parents. तो जो ये हमें acceptance दिख रही है कि इतने unsuitable proposal को भी भोली के parents ने accept कर लिया, तो हमें ये दिखता है हमारी सोसाइटी में कि जो भी गर्ल्स भोली की तरह है, जो कि डल है, गुड लुकिंग नहीं है, जो जिनका थोड़ा डल माइंड है, मतलब कुछ ऐसी लड़कियां अपने पेरेंट्स के लिए भी एक बर्डन होती है। ठीक है, नेक्स्ट बी पार्ट देखते हैं। हाउ डू यू थिंक
दीज प्रॉब्लम्स कैन बी एड्रेस्ड। आप कैसे सोचते हैं कि इन प्रॉब्लम्स को हम एड्रेस कर सकते हैं? तो ये प्रॉब्लम्स को हम ईजिली एड्रेस कर सकते हैं अगर गर्ल्स एजुकेटेड होगी तो। एक बार अगर वो एजुकेटेड हो गई, इंडिपेंडेंट हो गई, तो गर्ल्स अपने आप आवाज़ उठा सकती है, अपने ओपिनियन बेसिकली सबके सामने रख सकते हैं। इंपॉर्टेंट डिसीजंस जो भी उनके लाइफ में है, कोई दूसरा उनके लिए डिसीजन ना ले, इनफैक्ट वो अपने लिए खुद इंडिपेंडेंट होकर डिसीजन ले पाए। नेक्स्ट देखते हैं, डू यू एग्री दैट द टीचर वॉज एन आर्टिस्ट एंड भोली वॉज हर मास्टरपीस? क्या आप सच में ऐसा सोचते हैं कि जो टीचर है वो एक आर्टिस्ट थी और जो भोली है वो एक मास्टरपीस थी? क्यों या फिर क्यों नहीं? यस, हम बिल्कुल ये बिलीव करते हैं कि जो टीचर है वो एक आर्टिस्ट थी और भोली उनका एक मास्टरपीस था। उनके टीचर ने उसे ऐसा कार्व्ड और एक शेप्ड, उसे ऐसी शेप दी थी, एक स्ट्रॉन्ग एंड इंडिपेंडेंट फ्यूचर के लिए एक ऐसे कार्व्ड और एक ऐसे शेप दी थी एक आर्टिस्ट की तरह से। जो भी टीचर का लव, केयर और कंसर्न था उसके लिए, उसने उसे एक शाय इनसिक्योर गर्ल से, उसे एक शाय इनसिक्योर गर्ल से एक इंडिपेंडेंट लेडी बनाया था। भोली का डिसीजन टू कॉल ऑफ हर मैरिज विद एन ओल्ड ग्रीडी मैन वॉज हर टीचर्स आर्ट वर्क। जो भोले का ये डिसीज़न था कि वो अपने मैरिज प्रपोजल को ठुकरा पा रही है उस ग्रीडी मैन से, तो वो टीचर का ही एक आर्ट वर्क था जो कि बहुत ही फाइनली कंप्लीट हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यू हैव रेड द क्योट, अ टीचर अफेक्ट्स एटर्निटी, he can never tell where his influence stops. In the context of this statement, comment on the role of Bholi's teacher. भोली के टीचर के ऊपर हमें कमेंट करना है। तो भोली के टीचर was the reason behind the extreme transformation from a shy and insecure girl to a strong and opinionated लेडी। भोले की जो टीचर थी वही एक रीज़न बनी कि जिससे कि इतना एक्सट्रीम ट्रांसफॉर्मेशन एक शाय से एक इनसिक्योर गर्ल के बीच में, मतलब इतने स्ट्रॉन्ग वो बन गई, एक ओपिनियटेड गर्ल, मतलब अपने ओपिनियंस खुद ले सकती है, खुद बोल सकती है, ऐसी वो जो गर्ल बन पाई जस्ट बिकॉज ऑफ हर टीचर। टीचर understood that Bholi needed love and special care as she was a differently abled child. टीचर को पता था, वो समझ गई थी कि भोली को अगर हम प्यार और एक अलग से केयर एंड अफेक्शन देंगे, लव एंड अफेक्शन अगर हम उसे देंगे, तो वो एक डिफरेंटली एबल्ड चाइल्ड, एक बिल्कुल परफेक्ट लड़की की तरह, बाकी की तरह नॉर्मल बिल्कुल बन जाएगी। द टीचर हैड इंस्टिल्ड सच कॉन्फिडेंस एंड स्ट्रेंथ इन भोली। टीचर ने वही चीज़, कॉन्फिडेंस और स्ट्रेंथ भोली के अंदर इंस्टॉल किया, डाला, एंड दैट नॉट ओनली डिड शी ओवरकम हर फेयर एंड स्टैमरिंग बट ऑल्सो टुक अ स्टैंड एट हर मैरिज। बल्कि सिर्फ यही नहीं, उसका डर भी ख़त्म हो गया, उसका स्टैमरिंग ख़त्म हो गई, बट ऑल्सो अ स्टैंड एट हर मैरिज बाय रिफ्यूजिंग टू मैरी द ओल्ड ग्रीडी मैन फॉर आस्किंग डाउरी। मतलब वो बिल्कुल ही बिना डरे, वो बहुत ही अच्छे से हर एक चीज़ को ओवरकम करती हुई, अपने फियर, अपनी स्टैमरिंग को ओवरकम करती हुई उसने रिफ्यूज़ कर दिया जो वो मैरिज प्रपोजल था, ठीक है, टू मैरी अ ग्रीडी मैन। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, यू एंड योर फ्रेंड हैव अ कन्वर्सेशन अबाउट द प्रिवेलेंट डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन बॉयज़ एंड गर्ल्स। तुम और तुम्हारे दोस्त के बीच में एक कन्वर्सेशन चल रही है बॉयज़ एंड गर्ल्स के बीच में, जो डिस्क्रिमिनेशन आजकल हो रहा है, तो इसके बारे में बेसिकली आपको एक डायलॉग लिखना है। यू में बिगिन लाइक दिस। फ्रेंड कह रहा है, आई डोंट थिंक डिस्क्रिमिनेशन इन टर्म्स ऑफ जेंडर इज़ अ थिंग ऑफ द पास्ट। अब यू फ्रेंड, येस आई एग्री, दो वी आर in the 21st century it still continues in a blatant manner in many parts of the country. Next, friend देखते हैं, I don't think discrimination in terms of gender is a thing of the past. मुझे नहीं लगता कि जो डिस्क्रिमिनेशन है सिर्फ पास्ट की चीज़ है, ये तो बल्कि अभी भी हो रही है। फिर हम क्या कह रहे हैं, एग्जैक्टली इवन टुडे वन कैन सी विजिबल डिफरेंसेस इन बोथ द जेंडर्स व्हेन इट कम्स टू लेट नाइट आउट्स और चॉइस ऑफ प्रोफेशन। बल्कि हम ये भी चीज़ देख सकते हैं, आज के टाइम पर भी डिफरेंसेस कहाँ पर हो रहे हैं कि नाइट आउट के बीच में जेंडर में डिफरेंस हो रहा है, प्रोफेशंस में डिफरेंस हो रहा है। बिकॉज क्या फैमिली सोचती है कि लाइक गर्ल शुड बी अ टीचर एंड बॉय शुड बी
अब पुलिसमैन लाइक इस तरीके से प्रोफेशंस में भी चॉइस होने लगी है जेंडर के बेसिस पर. फ्रेंड कहता है यस आई एग्री दो वी आर इन द 21st सेंचुरी इट स्टिल कंटिन्यूज इन अ ब्लेटेंट मैनर इन मैनी पार्ट्स ऑफ द कंट्री. ये तो बहुत ज़्यादा हो रहा है हमारी कंट्री में. फिर हम क्या कह रहे हैं, आई बिलीव थिंग्स डू नॉट चेंज ऑन देयर ओन ओवर टाइम. मुझे तो ये लगता है कि भाई टाइम में अपने आप चेंजेस नहीं होते हैं, बल्कि किसी ना किसी को चेंज करना पड़ता है. और एजुकेशन ही सबसे बड़ा एक वेपन है गर्ल्स के लिए. कोई भी एक एजुकेटेड गर्ल कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेगी किसी भी चीज़ के लिए, बिकॉज शी नो हर राइट्स वेरी वेल. सो क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट. कौन सा कैरेक्टर या फिर ट्रेड भोली का उसे एवरलास्टिंग इम्प्रेशन आपका हमारे ऊपर डाल दिया बेसिकली. तो भोली के ऐसे कौन सा कैरेक्टर था जिसने हमारे ऊपर बहुत ही एवरलास्टिंग, जिसे कि हम कभी नहीं भूलेंगे, ऐसा इम्प्रेशन डाल दिया और क्यों. भोली इमेंस स्ट्रेंथ टू स्पीक अप एट द मोस्ट डेलिकेट टाइम ऑफ हर लाइफ हैड एन अमेजिंग इम्प्रेशन ऑन मी. भोली की इतनी इमेंस स्ट्रेंथ कि उसके अंदर इतनी ज़्यादा स्ट्रेंथ थी कि उसने इतने मोस्ट डेलिकेट टाइम पर, इतने ज़्यादा डेलिकेट टाइम पर, अपनी लाइफ के इतने डेलिकेट टाइम पर उसने मेरे ऊपर एक अमेजिंग इम्प्रेशन डाला. शी न्यू डैट बिशंबर वॉज अ ग्रीडी मैन. उसे पता था कि जो बिशंबर है वो एक ग्रीडी मैन है, जो कि हमेशा चाहता था, जो कि हमेशा पॉक मार्क्ड फेस को कंपनसेट कर रहा था. उसका इतना चीप बिहेवियर, जो कि डिमांड कर रहा था 5,000 रुपीज़ ऑफ डॉरी. The way she strongly stood for herself against the groom and the norms of society inspired me a lot. किस तरीके से भोली ने इतनी स्ट्रांगली जो ग्रूम था उसके अगेंस्ट में वो बोली, और जो भी सोसाइटी के अंधविश्वास थे उनके खिलाफ भी वो बोली. नेक्स्ट है, रामलाल क्यों वरी था भोली, मोस्ट अबाउट भोली अमंगस्ट ऑल हिज चिल्ड्रन. भोली के बारे में वो क्यों ज़्यादा चिंता करता था अपने सारे बच्चों में से. वो इसलिए था, ऑल अदर चिल्ड्रन ऑफ भोली वर हेल्दी स्ट्रॉन्ग एंड लुक्ड गुड. मतलब गुड लुकिंग बच्चे थे, हेल्दी थे, स्ट्रॉन्ग थे, लेकिन वही जो भोली थी, सिर्फ भोली एक ऐसी लड़की थी, ना तो वो इंटेलिजेंट थी ना ही गुड लुकिंग थी. वो एक सिंपलटन थी, वो भोली थी. सिंपलटन मतलब भोली. हु स्टैमर्ड, वो एक सिंपलटन थी जो कि हकलाती थी. रामलाल बहुत ही वरीड था कि उसकी पॉसिबिलिटीज़ टू गेट मैरी, उसकी पॉसिबिलिटी बहुत ही ज़्यादा कम थी. नेक्स्ट देखते हैं, वुड यू कॉल भोलीज मदर अ काइंड एंड लविंग वन. क्या हम ये बोलेंगे कि भोली की जो मम्मी है वो एक काइंड और लविंग वन है? बिल्कुल भी नहीं कहेंगे, क्योंकि भोली की मम्मी तो जितना भी ये दिक्कत वगैरह हुई थी इसकी मम्मी की वजह से हुई थी. नो, भोलीज मदर वॉज नॉट एट ऑल काइंड एंड लविंग टुवार्ड्स भोली. शी नेवर टुक केयर ऑफ हर इन चाइल्डहुड इन यंग एज. शी वॉज नॉट कंसर्ड इवन अबाउट हर स्टडीज़ और क्लोथिंग. बल्कि उसे तो ये भी चिंता नहीं थी, उसके चेहरे की वजह से सिर्फ कितनी नफरत करती थी उसकी मम्मी तक भी, कि उसकी स्टडी के बारे में उसे कुछ भी चिंता नहीं थी, उसके कपड़े वो क्या पहनती थी कुछ भी चिंता नहीं थी. शी डिड नॉट बॉदर अबाउट ब्राइड भोलीज ग्रूम वेदर ही वॉज एन एज्ड पर्सन और अ ग्रीडी वन. बल्कि भोली के ग्रूम उससे कुछ भी लेना देना नहीं था, उसे तो सिर्फ एक बोझ की तरह, उसकी मम्मी को उसके बोझ की तरह ही वो भोली लग रही थी. जस्ट वो ऐसे चाहती थी बस इसे तो कूड़े की तरह बाहर फेंक दिया जाए. Similarly, she did not care if he will honor her daughter or keep her as a slave in his house. In fact, उसे तो ये भी केयर नहीं था कि जो उसका ग्रूम है वो उसे उसके एक स्लेव की तरह रखेगा घर में कैसे, मतलब कोई भी उसे टेंशन नहीं थी. अब तहसीलदार वॉज एन एजेंट ऑफ चेंज इन भोली लाइफ. जस्टिफाई. तहसीलदार एक चेंज के, जो चेंज हुआ भोली की लाइफ में उसके एक एजेंट की तरह था. जस्टिफाई करना है मैं वही. भोली जब एक नया स्कूल खुला विलेज में गर्ल्स के लिए, तो तहसीलदार ने नंबरदार रामलाल को पूछा कि वो अपने डॉटर को भी स्कूल में भेजें. तो एजुकेटिंग गर्ल्स ruined देयर मैरिज प्रॉस्पेक्ट. मतलब पहले क्या था, एक स्टीरियोटाइप था कि जो एजुकेटिंग गर्ल्स हैं अगर हम लड़कियों को पढ़ाएंगे सो दे विल ruin देयर मैरिज प्रॉस्पेक्ट. तो रामलाल और उसकी वाइफ ने डिसाइड किया
नॉट टू सेंड देयर ओल्डर डॉटर, कि वो अपनी बड़ी लड़कियों को तो नहीं पढ़ाएगी स्कूल में, बल्कि वो भोली को भेज देगी स्कूल में, क्योंकि उन्हें ये लगता था कि वो शी वुड फाइंड अ गुड मैच एनीवे, क्योंकि वैसे भी शी इज़ नॉट गोना मैरी एनीवेयर, तो इसलिए वो काम चलाने के लिए भोली को ही भेज देगी स्कूल में। तो ये हमारे ना सारे के सारे शॉर्ट क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए हैं। हम नेक्स्ट वीडियो से लॉन्ग क्वेश्चंस स्टार्ट करेंगे।